जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये सेट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे, जिस तरह से सोशल साइंस में पूछा गया था। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें। धातु एवं अधातु में क्या अंतर है, तो इसको भौतिक गुणों के आधार पर अंतर को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है ठीक इसी तरह से बॉक्स बना करके देना है, जिसमें बाएं तरफ लिखना है धातु, दाएं तरफ अधातु। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि धातुएं आघात, वर्ध एवं तन्य होती है। जो भी धातु है, सोना, चांदी या फिर लोहा इत्यादि, तो वो जो है आघात, वर्ध एवं तन्य होती है। इसको कितना भी पीटा जाए तो वो जो है टूटता नहीं है। और दोस्तों, वहीं पर जो हम लोग देख रहे हैं अधातु है, तो इसका पहला अंतर है कि अधातु आघात, वर्ध एवं तन्य नहीं होती है और ये भंगुर होती है, यानी कि टूट जाती है। इसका दोस्तों दूसरा अंतर है कि धातुएं चमकदार होती है, लेकिन वहीं पर जो अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, आयोडीन जो अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। इसका दोस्तों तीसरा अंतर है कि गलनांक एवं कवथनांक उच्च होते हैं। धातुओं में गलनांक एवं कवथनांक उच्च होते हैं, लेकिन वहीं पर जो अधातुएं होती है उसका गलनांक एवं कवथनांक निम्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 3 अंतर को देख लिया है। इसका दोस्तों इसमें जो चौथा अंतर है दोनों में कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, सीसा जो आपका धातु होते हुए भी ये जो है सुचालक नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। और वहीं पर दोस्तों इसमें जो चौथा लिखना है कि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है और वह है ब्रोमीन जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न इसमें दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण, वह है कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताएं। अवतल दर्पण के 4 उपयोग को लिखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है हजामत बनाने में, जो हम लोग सैलून वगैरह में देखते हैं तो वहां पर आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। दूसरा जो अंतर है सोलर कुकर में, इसका तीसरा में मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, और वहीं चौथा में परावर्तक दूरबीन में। तो इस तरह से इन चारों जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समंजन से आप क्या समझते हैं। यहां जो प्रश्न पूछा है बहुत ही VVI है। समंजन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता अथवा गुण जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने संक्षेप में इसका उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में क्या क्या अंतर है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में? तो दोस्तों इसका जो पहला हम लोग लिखेंगे इसी तरह से बॉक्स बना करके, जिसमें बाएं तरफ उत्तल दर्पण लिखना है और दाएं तरफ अवतल दर्पण। बाएं उत्तल, दाएं अवतल। और पहला जो अंतर लिखेंगे कि परावर्तन बाहर के उभरे हुए तल से होता है। ये जो आप लोग देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, इसका जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है, लेकिन वहीं पर जो अवतल दर्पण है तो उसमें परावर्तन अंदर के दबे हुए तल से होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए ये है तो इधर से होता है। ठीक है। इसका दोस्तों दूसरा जो अंतर है कि यह एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी भाग पॉलिश किया गया होता है। इसमें उत्तल दर्पण का भीतरी भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। समझ रहे हैं? और वहीं पर दोस्तों जो अवतल दर्पण है तो ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। दोनों में ये अंतर है। और वहीं पर तीसरा अंतर है कि इसमें हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वहीं पर इधर है कि इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट जो है लिख लिया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों? कहीं पर भी देखिएगा रोड वगैरह में जो हम लोग चलते हैं तो जो खतरे का निशान होता है वो लाल रंग का होता है। और यहाँ पर भी जितने भी वाहन होते हैं यानी कि कार इत्यादि, तो देखिएगा पीछे जो रहता है ब्रेक मारने के बाद लाल रंग वाला ही लाइट जलता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है लाल रंग का? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होता है, जिससे उसका प्रकीर्णन कम होता है, और इसीलिए दूर से दिखने वाले
रंग में लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है, अतः खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। तो इस तरह से खतरे का जो निशान है वो लाल रंग का बनाया जाता है इन्हीं कारणों से। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जो बिना इच्छा के भी मनुष्य करते हैं, जैसे कि आंख का पुतली झपकाना या फिर कहा जाए छींकना। तो ये सब सारे कार्य जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इससे मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वयक केंद्र है और यह मेरी रज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है और प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती है, अतः इसमें मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने का कार्य करता है भाग नहीं लेता, इसमें सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका आगे दिया गया है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पस मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा होता है और मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं तो सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती है और तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जो पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आदर्श ईंधन की 3 विशेषताएं बताइए। आदर्श ईंधन की 3 विशेषताओं को लिखना है। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे आदर्श ईंधन की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं या फिर उत्तम ईंधन वह है, पहला में जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो और प्रज्वलन ताप निम्न हो, दूसरा में सस्ता एवं सुगमता से मिलता हो और रख रखाव एवं ले जाने और ले आने में सुविधा हो। इसका दोस्तों अगला जो इसमें लिखेंगे, जो अगला पॉइंट आपका होगा वो हम लोगों को लिखना है। देखिए तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट में लिखना है कि प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। आदर्श ईंधन की कौन सी विशेषताएं हैं, तो 3 विशेषताओं को हमने देखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता क्या है और बी में दिया गया है कि आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है इसका जवाब देना है। तो ये में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि माँ बाप तथा उनके बच्चों के कई लक्षणों में समानताएं पाई जाती है, अर्थात माता पिता के कई लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के इस स्थानांतरण को ही आनुवांशिकता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ गया कि आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है। जब पिता का गुण उसके बच्चे में और उसके बच्चे का गुण उसके बच्चे में जो जाता है तो उसको जो है आनुवांशिकता कहते हैं। इसका दोस्तों बी में जो हम लोगों को लिखना है, देखिए बी में पूछा गया था आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो दोस्तों आनुवांशिकता में डीएनए की निम्नलिखित भूमिका है। क्या भूमिका है, तो पहला है कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिकताएं कूटबद्ध होती है। इसके बाद अगला जो हम लोगों को लिखना है दूसरा में कि यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकीर्ति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचती है। तीसरा पॉइंट है यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। चौथा में यह प्रतिलेखन द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और प्रोटीन से नए शरीर की रचना होती है। चौथा में यह जैव रसायनों के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें ए में पूछा गया कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है और बी में है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को लिखना है, जिसमें सबसे पहले ए में लिखना है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसमें लिखेंगे कि लार में उपस्थित एमाइलेज भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदलता है। तो ये भूमिका है। इसका बी में जो पूछा गया था कि मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है प्रोटीन का पाचन। और पहला में कि जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और दूसरा में कि पक्वाशय में अग्न्याशय रस भोजन में मिलता है और इसमें उपस्थित ट्रिप्सिन पेप्टोन तथा प्रोटोज को पेप्टाइड में बदलता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इसका दोस्तों अगला जो पॉइंट इसमें लिखेंगे तीसरा कि छोटी आंत के दूरस्थ हिस्से में इलियम
से आंत्र रस स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित इरिप्सिन, पेप्टोन तथा पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके बाद आगे जो हम लोगों को लिखना है इसी में कि सरलीकृत अमीनो अम्ल छोटी आंत की लंबी नली की दीवारों द्वारा अवशोषित होकर रक्त में सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है। हम लोग जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं, बाइक है, फोर व्हीलर है या फिर बड़े बड़े ट्रक इत्यादि हैं, तो ड्राइवर जो आईना से पीछे का दृश्य देखता है तो वो जो है उत्तल दर्पण का बना होता है, तो उसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है। अथवा यहाँ जो दिया गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, तो इसका कारण लिखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है तथा इसमें प्रतिबिंब सीधा और नजदीक बनता है, जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को देखने में आसानी होती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों में क्या अंतर है, तो वो आप लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि दीर्घ या फिर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझ रहे हैं, दूर दृष्टि में, दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का सामान नजर आता है लेकिन सामने वाला नजर नहीं आता है। इसका दोस्तों इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं। और दोस्तों ठीक इसका उल्टा जो आपका होता है निकट दृष्टि दोष, तो उसमें क्या होता है कि उसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, और उस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो चश्मा पहना जाता है। समझ रहे हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि यहार श्रृंखला एवं यहार जाल में अंतर लिखें। दोनों में क्या अंतर है, यहार श्रृंखला एवं यहार जाल में। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह यहार श्रृंखला कहलाता है, और पारितंत्र की रचना के अनुसार यहार श्रृंखला में विविधता पाई जाती है, जैसे घास के मैदान की आहार श्रृंखला, जलीय आहार श्रृंखला, वन की आहार श्रृंखला इत्यादि, और किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जाल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को भी समझ लिया। दोस्तों ये जो प्रश्न आपका था, हो सकता है सिर्फ इतना पूछे कि आहार श्रृंखला से क्या समझते हैं, या फिर ये पूछे कि आहार जाल से क्या समझते हैं। तो आप लोग जो है इसको काट करके लिखिएगा। जैसे पूछ दे आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, तो लिखना है कि किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहलाता है। समझ रहे हैं। और वहीं पर आगे जो आहार जाल के बारे में कहा गया है, तो यहां से लिखेंगे कि किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जाल कहते हैं। समझ रहे हैं। यानी कि यहां से यहां तक इधर वाला आंसर, और यहां से लेके यहां तक आहार श्रृंखला का उत्तर। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं कैसे। वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं, स्थान है कैसे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि वन में एक बड़ी संख्या में विभिन्न वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं, और जीवों के विभिन्न स्वरूप भी वनों में मौजूद होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी पादप, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभा क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय हम लोग सूर्य को देखते हैं तो जो लाल रंग का यानी कि खून के रंग का नजर आता है, रक्ताभ। समझ रहे हैं। तो वह क्यों ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के समीप हमारी आंखों से बहुत दूर स्थित रहता है, जिससे सूर्य प्रकाश को वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन कम होता है और यह हमारी आंखों तक सीधे पहुंच पाता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो यही कारण है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ या फिर लाल नजर आने का। ठीक है।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं, या फिर ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि ऊर्जा का आदर्श अथवा उत्तम स्रोत वह है जिसमें निम्नांकित गुण होते हैं। पहला गुण है कि प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक ऊर्जा प्रदान करे। दूसरा में ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। तीसरा में इसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से किया जा सके। तो चौथा में ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को क्षति कम से कम होना चाहिए। और अगला ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। और बी में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। मनुष्य के शरीर में जो कहा जाए कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए तो पुरुषों में जो हम लोग देखते हैं 12, 13, 14 ग्राम होता है, वहीं पर महिलाओं का कम होता है। समझ रहे हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए शरीर में तो इसका क्या परिणाम होगा, उससे क्या दिक्कत होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है ये हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। तो इसे लिखना है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन प्रमुख रूप से छोटी आंत क्षुद्रांत में होता है। ठीक है। क्षुद्रांत अकित से पीत रस तथा अग्न्याशयी रस से लाइपेज प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका जो प्रश्न पूछा गया था ये वाला उसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों बी में जो पूछा गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला रंजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है और फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है। ये जो हीमोग्लोबिन है हम लोग के सांस लेते समय जो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं तो उसको शरीर में इधर उधर ले जाने में पूरा सहयोग करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन घट जाता है। यहां से हम लोग लिखें और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर की कार्य क्षमता घटती है और हीमोग्लोबिन की कमी को रक्त अल्पता या फिर एनीमिया कहते हैं। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में क्या काम है और उसकी कमी होने से क्या समस्या हो सकती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विकास को प्रगति नहीं समझा जा सकता है। व्याख्या कीजिए। विकास को प्रगति नहीं समझा जा सकता है कैसे, इसकी व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि जैव विकास के संदर्भ में विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, चयन द्वारा उसे स्वरूप देना विकास है और यह किसी प्रगति का परिचायक नहीं है। शारीरिक जटिलताओं में वृद्धि, अंगों की संरचना का परिष्कृत होना, मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि आदि प्रगति के स्वरूप हो सकते हैं, मगर विकास के क्रम में जरूरी नहीं कि विविधताएं सरल से जटिल संरचनाओं की ओर प्रगतिशील हो। अर्थात नई स्पीसीज अपनी पूर्वज स्पीसीज से उत्तम ही हो। वातावरण में परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए जटिल संरचनाएं सरल स्वरूप भी ले सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देखा। इसके बाद इसमें जो उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए डायनोसोरस जैसे जटिल संरचना वाले सरीसृप विलुप्त हो गए, लेकिन उसके सरल रूप में मगरमच्छ, छिपकली आदि जैव विकास के क्रम में बने हुए हैं। अतः विकास को प्रगति नहीं समझा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों ये जो है आपका अंतिम VBI सब्जेक्टिव प्रश्न था और इसके बाद आपका जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसको भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ और भी VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले एक और भी सब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो डाला हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे, पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।